नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। तो बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल RGS में। और आज जो है एक कोटेशन देखते हैं जो महात्मा गांधी जी का है, जो चूँकि कल 30 जनवरी को 1948 को हम जो है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, उनका कोटेशन है, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है, यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख जाती है तो समुद्र मैला नहीं होता। तो ये महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कोटेशन है, यानी मानवता ही सर्वोपरि होना चाहिए, आपको उसमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। तो 30 जनवरी को ऐसे महापुरुष हमारे इस दुनिया से चले गए जो भारत ही नहीं वरन विश्व राजनीति में भी अपनी पकड़ रखते थे। चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के स्तर पर हो, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे महापुरुष जो 100-200 वर्षों में पैदा होते हैं, तो उनके चरणों में सत सत नमन RGS की तरफ से। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो इनका जन्म, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्टेट में हुआ था। वर्ष 1882 का है जब 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया था। 1988 में इंग्लैंड चले गए, जहां पर वो लॉ की पढ़ाई किए। वर्ष 1893 में वह अपनी मुवक्किल दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वर्ष 1903 आता है और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की। वर्ष 1899 में बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। वर्ष 1994 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1893 में स्वयं गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेशन जहां पर उन्हें जो है प्रथम श्रेणी के बोगी से बाहर निकाल दिया गया था, तो वहां पर उन्होंने अपमान सहा और नस्ली भेदभाव का शिकार हुए थे उस समय। वर्ष 1904 आता है और नेटाल में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यह टॉलस्टॉय फार्म का अग्रगामी था। वर्ष 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। वर्ष 1908 में मदन लाल गांधी के सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह पद को अपनाया। तो उनका प्रमुख जो अस्त्र था सत्याग्रह और अहिंसा, तो सत्याग्रह जो है सत्याग्रह के आधार पर अपनाया, जो कि मदन लाल गांधी के द्वारा दिया गया था। किंडोनन कैसल जहाज पर हिंद स्वराज लिखा 1909 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसीलिए हर वर्ष जो है 9 जनवरी को हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। वर्ष 1915 का है, उन्हें कैसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया। 1912 में क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और राजनीतिक गुरु अपना बनाया। वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वर्ष 1917 आता है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह 1917, प्रथम सविनय अवज्ञा वर्ष 1918 में, अहमदा मिल हड़ताल और पहली भूख हड़ताल जो थी अहमदा मिल हड़ताल में थी। वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, पहला असहयोग आंदोलन जिसे हम लोग जानते हैं। वर्ष 1920 आता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1920 में ही हंटर आयोग
के अमृतसर जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया। जलियांवाला बाग आप लोगों को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हुआ था। उसी के लिए जो है हंटर आयोग गठित किया गया था, उसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया इन्हें। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार और अमृतसर नरसंहार हुआ था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी व कारावास के लिए समर्पण इनका रहा। वर्ष 1922 आता है। बरदौली तालुका के लोगों ने भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए संकल्प लिया। 1922 में ही चौरी चौरा में पुलिस कर्मियों की मौत होती है, जब वो एक थाने में जो है उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी, तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौत होती है। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वर्ष 1924 आता है। बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो INC का वार्षिक अधिवेशन होता था, उसमें अध्यक्षता जो है 1924 में बेलग्राम में अध्यक्षता की। 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया। वर्ष 1931 आता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1930 में सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च आरंभ हुआ। 1929 में क्या हुआ कि लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 1925 में ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा इन्होंने लिखा, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। 31 में ही लंदन में जो है दूसरे गोल्डस्मिथ सम्मेलन में भाग लिए। वर्ष 1932 आता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में ही पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन सामान्य मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था इसमें। 1932 में ही हरिजन सेवक संघ का गठन किया गांधी जी ने। वर्ष 1946 का आता है। 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया और करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। 1936 में तावरकोर मंदिर जो है हरिजनों के लिए खोल दिए गए। 1933 का समय है जब हरिजन या हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु गुजराती का प्रकाशन प्रारंभ किया इन्होंने। वर्ष 1946 में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का संकल्प मंजूर किया। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। वर्ष 1948 में रामदास ने यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और राजघाट दिल्ली में गांधी जी को समर्पित एक स्मारक है। तो उनकी स्मारक कहाँ पर है? राजघाट में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये गांधी जी के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय था। उनके कुछ प्रमुख विचार हैं, जैसे कि सत्य, यानी सत्य क्या? आग्रह करना, सत्याग्रह। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम झूठ का सहारा न लें, सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही चलें तो हमें लक्ष्य मिल सकता है। अहिंसा उनका परमो धर्म था। असहयोग जो है असहयोग होगा। असहयोग जो है वो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। स्वराज उनका जो मूल उद्देश्य था कि हम जो है भारत में शासन ब्रिटिश न चलाए बल्कि भारतीयों द्वारा हो, तो स्वराज उनका मुख्य उद्देश्य था। स्वदेशी अपनाओं पर उन्होंने बल दिया था। ग्रामीण विकास की परिकल्पना जो है उनके मूल विचार में से थे। पंचायती राज वो लाना चाहते थे, लेकिन जो है उस समय लाया नहीं गया। उनका सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है।
इसमें इन्होंने ये बताया था कि राज्य में जो अमीर वर्ग है वो जो है अपने ज़रूरत के अनुसार जो है पैसे का अर्जन करे और बाकी जो है संपत्ति वो गरीबों में बांट दे। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इनका मूल विचार है। तो ये था गांधी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय और उनके प्रमुख विचार। आई होप आप लोगों को संक्षिप्त में अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की ओर। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। चलिए आज के सेशन की पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला पहला स्थान, इसके साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है। तो इनमें से बताना क्या है, सही विकल्प बताना है कौन कौन से सही हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक और दो दोनों। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ें तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर निकली परेड में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ पर आधारित झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश की झांकी को 40% वोट मिले हैं, जबकि 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर झांकी तैयार करवाई थी। तो ये थीम याद रखिएगा, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। झांकी में प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाया गया था, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। अमृत कलश की आगे झुकी हुई भव्य प्रतिकृति दर्शाई गई, जिसमें अमृत धारा प्रवाहित हो रही थी। तो झांकी जब देखे होंगे तो आप देखे होंगे। साथ ही शंखनाद, आचमन और साधना करते हुए साधु संत और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवंत किया। ट्रेलर के पैनल पर अमृत स्नान के लिए जाते अखाड़ों श्रद्धालुओं को म्यूरल व एलईडी स्क्रीन के द्वारा दर्शाया गया था। ट्रेलर के प्लेटफार्म पर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा चित्रित की गई थी। इसके पिछले हिस्से में समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों को दर्शाया गया था। झांकी माध्यम से महाकुंभ के आयोजन में अपनाई जा रही तकनीक, प्रबंधन और डिजिटलीकरण को भी दर्शाया गया था। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध लद्दाख से है। वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा रहा है। तो इसमें से गलत कथन बताना है, कौन से कथन गलत हैं। तो केवल एक कथन गलत है, चूँकि ये लद्दाख का नहीं है, अंडमान एंड निकोबार का है। अंडमान एंड निकोबार का है ये वर्जिन तेल, जिसे जीआई टैग मिला है। व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2025 को मन की बात के 118वें एपिसोड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया। यह पहल जनजाति समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों और विपणन तथा ब्रांडिंग में निवेश विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। निकोबार जिले में वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिलने को प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग मिला। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल की प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह मान्यता इस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा रहा है। इन समूहों से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और उत्पादन प्रक्रिया में नेतृत्व भूमिका निभा सकेंगी। इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को विपणन और ब्रांडिंग में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण उन्हें अपने उत्पादों को प्रभावी और टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे होगा क्या कि जनजाति समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण भी होगा, जिससे वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। और पारंपरिक इसकी जो पारंपरिक उत्पादन विधियां हैं वो खास है। वर्जिन नारियल तेल पारंपरिक तरीकों से नारियल से बनाया जाता है। यह बिना परिष्कृत, बिना ब्लीच किया हुआ और रसायन व संरक्षक रहित होता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनी रहती है, इसीलिए वर्जिन नारियल तेल नाम दिया गया है। मन की बात कार्यक्रम की बात करें तो मन की बात एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस एपिसोड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक योगदान पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग क्या है? ये मुख्य रूप से कृषि संबंधी प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें अनूठे गुण, ख्याति या इसके भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी हुई अन्य लक्षणगत विशेषताएं होती है। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अन्य रूपों से भिन्न होता है, क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को दर्शाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उस उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा दिया जाता है। तो वाणिज्य मंत्रालय इसमें शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ये शामिल होता है। भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और 10 वर्ष के बाद इन्हें पुनः नवीनीकृत कराना होता है। जीआई टैग के देने के लाभ क्या होते हैं? तो भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है तथा दूसरे द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। यह भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित निर्मित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न को देखें तो हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आरिसा इगाराशी ने, अयाको सकुरामोटो ने, एस से यंग ने, पी चोंगवुंग ने। तो एन से यंग ने जीता है। 2024 पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने। तो एन से यंग कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की है। और ये विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। इन्होंने क्या किया है कि 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष और महिला का एकल खिताब जीता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पिछले 10 वर्षों में छठी बार इंडियन ओपन के फाइनल में भाग ले रहे विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग चीन के ली चेउक यू को 21-8 से हराकर अपना तीसरा इंडिया ओपन खिताब जीता है। तो ये 3 बार जीत चुके हैं ये खिताब, इंडिया ओपन का खिताब। विक्टर एक्सेल्सन ने इससे पहले 2017 और 19 में इंडियन ओपन का एकल खिताब जीता था। – 2024 पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया की एन से यंग को फाइनल में थाईलैंड की पारवी चोचुवोंग को मात्र 39 मिनट में हराया और एन से यंग का दूसरा इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब था। इससे पहले 2023 में इन्होंने ये खिताब जीता था। 2025 में यह एन से यंग का दूसरा खिताब है,
ठीक है, तो ये 2 बार जीत चुकी हैं। एक्सेल्सन जो है 3 बार जीत चुके हैं। यह जो है इस साल का उनका पहला खिताब मलेशिया ओपन एकल खिताब था। मिश्रित डबल विजेता की बात करें तो जियांग चेनबैंग और वेई याक्सिन चीन के हैं। ये दोनों मिश्रित में विजेता रहे हैं। मिश्रित में कौन होता है, एक पुरुष होता है और एक जो है महिला होती है, एक महिला होती है। ठीक है, तो एक पुरुष एक महिला जो है खेलते हैं जब, तो मिश्रित कहलाता है। तो जियांग चेनबैंग और वेई याक्सिन ये दोनों मिश्रित में विजेता रहे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो ये बैडमिंटन की विश्व शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सीआरपीएफ की बात हो रहा है। सीआरपीएफ की बात हो रहा है, तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। ज्ञानेंद्र को असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, परंतु जिन्हें तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक जो 30 नवंबर 2027 को है या अगले आदेश तक रहेगा। सीआरपीएफ की भूमिका देखें तो सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मी शामिल हैं। यह विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है, जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल था, विद्रोह रोधी अभियानों में पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही करने में, माओवादी विरोधी अभियानों में, विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद मुकाबला में। भविष्य की चुनौतियां इनकी क्या हैं, तो सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ सरकार के 2026 तक छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। तो जो 2026 तक छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करना है, ये उम्मीद की जा रही है सिंह साहब से कि वो वहाँ पर ऐसा करेंगे। वर्तमान में राज्य में 40,000 से अधिक सीआरपीएफ कर्मी तैनात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर मनाया गया, तो केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ मनाया गया, आंध्र प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भाग लिया। अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के दक्षिण परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी और सुपौल में स्थित रीजनल रिस्पांस सेंटर सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 220 करोड़ रुपए है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन किया इन्होंने। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की बात करें यानी एनडीआरएफ की बात करें तो भारत सरकार का एक विशेष बल है। ये आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में विशेषज्ञता रखता है। जैसा कि अभी देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ में अभी जो भगदड़ मची तो वहाँ पर एनडीआरएफ जो है विशेष भूमिका निभाई। इसका गठन जो है वर्ष 2006 में हुआ था। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित राहत और बचाव कार्यों को सुनिश्चित करना है। मुख्यालय इसकी बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय केंद्र विभिन्न राज्यों में होते हैं, जैसे कि कोलकाता, गुवाहाटी, पुणे, जयपुर और दिल्ली आदि। वर्तमान में एनडीआरएफ में 16 बटालियन शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में 3रा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो असम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ, उड़ीसा में। 3रा राष्ट्रीय
मंत्रियों का सम्मेलन 21 जनवरी 2025 को उड़ीसा के कोणार्क में संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजस्थान ने 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खनन क्षेत्र से संबंधित उद्योग को एक साथ लाना था, ताकि भारत को खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने और देश में टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के आयोजक जो थे, राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह 20 से 21 जनवरी 2025 को उड़ीसा के कोणार्क में आयोजित किया गया था। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो इन्होंने भी उद्घाटन में भाग लिया। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन में के प्रतिभागी कौन कौन थे? सम्मेलन में 11 राज्यों के मंत्रियों, प्रमुख सचिवों और शेष सचिवों खान और इन राज्यों के खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ साथ खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय खान मंत्रालय, कोयला और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक भी इसमें शामिल हुए। सम्मेलन की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं की बात करें तो सम्मेलन के दौरान जी किशन रेड्डी, मोहन चरण मांझी ने 8 राज्यों में स्थित 15 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पेशकश करते हुए 5वें किस्त का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान कुल 19 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। राजस्थान को पुरस्कार जो मिला, तो सम्मेलन के दौरान राजस्थान ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट पर है राजस्थान, सेकेंड पर है एमपी और थर्ड पर है महाराष्ट्र। तो ये खनन के नीलामी में ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। 12 महत्वपूर्ण खनिज ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपे गए और शेष 7 ज्ञापन, जिनमें कीमती, थोक एवं आधार धातु वस्तुएं शामिल थी, संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे गए। अब ये जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, ये इसी से रिलेटेड है, खान मंत्रियों की जो बैठक हुई उसी से रिलेटेड है। तो अभी जो है सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी जो है इसकी घोषणा किए थे। तो ये पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। महत्वपूर्ण खनिजों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ क्या बात कर रहा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ठीक है, इस मिशन के तहत शामिल 24 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया है। पूछ क्या रहा है? कौन से सही विकल्प हैं? तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं। व्याख्या को देखें तो सरकार ने 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उड़ीसा में, उसी का परिणाम है ये। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों की खोज को बढ़ावा देना है, आयात निर्भरता को कम करना है और भारत में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। सरकार ने बुधवार यानी 29 जनवरी को 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसमें 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की यात्रा में तेजी लाना है। यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं महत्वपूर्ण खनिज जो है उसे कम किया जाए, भारत जो है खनिज के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, इसलिए
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी गई है। कुल मिला जुला कर ये है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण, स्थलीय और अपतटीय क्षेत्रों को खोज कार्य को बढ़ावा देना है, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, खनन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली विकसित करना है, वित्तीय प्रोत्साहन भी देना है, अन्वेषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खनन क्षमताओं को बढ़ावा देना है, भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण को समर्थन देना है, राष्ट्रीय भंडार निर्माण, दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, स्थानीय खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आयात निर्भरता को कम करना है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाना है, सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इस मिशन के। अब क्रिटिकल मिनरल जो है मिशन जो है ये चालू तो किया गया है। ये होता क्या है? तो ये खनिज जो है आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ये खनिज केवल कुछ क्षेत्रों में केंद्रित हों तो आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और अस्थिरता आ जाती है। जैसे ये भारत है, ठीक है, कुछ खनिज जो है यूएसए से जो है इंपोर्ट करता है, कुछ जो है उधर चाइना से करता है। तो अगर चाइना और यूएसए ही जो है इन खनिजों का जो है निर्यात करें तो इससे क्या होगा? सप्लाई चेन में रुकावट आएगी, ठीक है, और अस्थिरता भी आ सकती है। क्रिटिकल मिनरल की वैश्विक घोषणाएं क्या है? अमेरिका ने 50 खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कारणों से महत्वपूर्ण घोषित किया है। जापान ने 31 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल की सूची में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने 18 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है। यूरोपीय संघ ने 34 खनिजों और कनाडा ने 31 खनिजों की सूची जारी की है। भारत ने कितना किया है? अभी प्रश्न में था, तो भारत ने 24 खनिजों की महत्वपूर्ण सूची जारी की है। भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल का महत्व क्या है? तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक होगा। सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरित प्रौद्योगिकी के लिए अपरिहार्य होगा। इन क्षेत्रों में विकास से रोजगार सृजन, आय वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा भी हो सकेगा। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री आवश्यक है। इन खनिजों से अत्यधिक तापमान और कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्यावरणीय स्थिरता भी होगी इससे। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कटौती होगी। भारत के 2030 तक का जो लक्ष्य है 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण खनिज आते हैं? तो जैसे लिथियम हो गया, लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण खनिज में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे द वर्ड आफ्टर गाजा, द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा, A.N. ग्रोवर, डॉक्टर दीपा मलिक या पंकज मिश्रा। तो राइट आंसर हमारा विल बी पंकज मिश्रा होगा। पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई द वर्ड आफ्टर गाजा संकटग्रस्त फिलिस्तीनी पट्टी में चल रहे युद्ध पर एक किताब है। जो मिस्र से लगा हुआ जो गाजा पट्टी था उस पर देखा था आप लोगों ने किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जो है संघर्ष चल रहा था। तो उसी को लेकर के ये जो है ये बुक लिखा है पंकज मिश्रा जी ने।
द वर्ल्ड आफ्टर गाजा भारत में जगरनाट बुक्स द्वारा प्रकाशित, तो इसका प्रकाशन जगरनाट बुक्स ने किया है। यह पुस्तक समय पर पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जो इसे युद्ध की बारीकियों को समझने में मदद करती है, जिसकी निंदा करते हुए कहा गया है कि इसने मानवाधिकारों के विचार को नष्ट कर दिया है। अभी आपने शुरुआत में देखा ना, मानवता को सर्वोपरि रखना है, ठीक है, गांधी जी का कोटेशन, ठीक है, शुरुआत में हमने बताया था। तो यहाँ पर मानवाधिकारों के विचारों को नष्ट कर दिया गया है, तो इसी बुक में ये चीज़ बताए हैं। मिश्रा एक पुरस्कार विजेता निबंधकार और 9 फिक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तकों के लेखक हैं। ये फिक्शन होगा, फिक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तकों के लेखक हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके विस्तृत काम का नवीनतम उदाहरण है। ईटीवी भारत के निसार धर्मा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में लेखक ने अपनी पुस्तक के बारे में बात की कि वह गाजा में चल रहे इजरायली युद्ध व्यवस्थित क्रूरताओं और अन्याय को कैसे देखते हैं। गैर क्या कोई उम्मीद बची है? यहूदी इजरायलियों ने अपने राष्ट्र राज्य के जन्म को जीवन और मृत्यु के मामले के रूप में अनुभव किया और फिर 1967-1973 में अपने अरब दुश्मनों की विनाशकारी बयानबाजी के बीच जो है उन्होंने कार्रवाई की। कई यहूदियों के लिए जो इस ज्ञान के साथ बड़े हुए हैं कि यूरोप की यहूदी आबादी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है, बिना किसी अन्य कारण के क्योंकि यहूदी थे, दुनिया नाजुक दिखाई देती है। यहूदी इजरायलियों ने अपने राष्ट्र राज्य के जन्म के जीवन को मृत्यु के मामले के रूप में अनुभव किया। अच्छा, ये फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उनमें से 7 अक्टूबर 2023 को हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों द्वारा इजराइल में नरसंहार और बंधक बनाने की घटना ने एक और नरसंहार के डर को फिर से जगा दिया। लेकिन यह शुरू से ही स्पष्ट था कि इतिहास का सबसे कट्टर इजरायली नेतृत्व उल्लंघन, शोक और आतंक की सर्वव्यापी भावना का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? तो ग्रीन गेम्स, न्यू गेम्स, गुड गेम्स, इनमें से कोई नहीं, तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम है, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम जो है ग्रीन गेम्स यानी हरित खेल रखी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित मौली है। डायप्ले के नाम से भी जाना जाता है मौली को, ठीक है। यह नेपाल, मौली नहीं मोनाल को, ठीक है, यह नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता जो है पीटी उषा कर रही हैं। 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे हैं। गौरतलब हो कि 17 दिनों में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस योजना में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों की कल्पना सबसे पहले देश में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के साथ भारतीय ओलंपिक संघ खेलों के रूप में की गई थी। भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में हुआ था। 1940 में शुरू हुए भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों का नाम दिया गया था। तो ये 38वां है। अब देखिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, एक एसआर की है 2024 के अनुसार सही कथन चुनिए। तो डिजिटल कौशल में लिंग असमानता बनी हुई है, ठीक है। केरल और कर्नाटक में लड़कियों की डिजिटल स्किल्स ज़्यादा है। महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हम ऑप्शन बदलना चाहेंगे डी वाले को, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो अब तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो एसर एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य
यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं हैं और वे क्या सीख रहे हैं। एनजीओ प्रथम जो है एसर रिपोर्ट जारी करता है। एसर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जो है 2005 से हर वर्ष जारी की जाती है। 2024 की रिपोर्ट की बात करें तो शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की प्रमुख निष्कर्ष क्या रहा है, तो एनुअल एजुकेशनल स्टेटमेंट रिपोर्ट एसर का फुल फॉर्म है 2024 के अनुसार ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता, स्कूल नामांकन और शिक्षा स्तर में बड़े बदलाव देखे गए हैं। कोविड-19 के बाद स्मार्टफोन उपयोग बढ़ा है, लेकिन डिजिटल कौशल में लिंग असमानता बनी हुई है। तो लिंग असमानता जो है बनी हुई है, यानी लड़कियां और लड़कों की तुलना में जो है भेदभाव है, लड़कियों को कम उपलब्ध हो पा रहा है स्मार्टफोन और टैबलेट, जबकि लड़कों को ज़्यादा। डिजिटल स्किल और स्मार्टफोन का उपयोग जो है 82% बच्चे 14 से 16 वर्ष स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, लेकिन सिर्फ 57% पढ़ाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। 76% बच्चे सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, ये मेंस की जब राइटिंग करेंगे तो भी यहाँ पर काम आएगा। लड़कों की डिजिटल स्किल लड़कियों से बेहतर पाई गई है, हालांकि केरल और कर्नाटक में लड़कियां आगे हैं। डिजिटल असमानता दूर करने के लिए राज्यों को प्रयास करने की ज़रूरत है, तो एसर ने ये बताया है। तो वहीं सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन की बात करें तो कोविड-19 के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन अब निजी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ रहा है। 2006 में निजी स्कूलों का नामांकन 18.7% था, जो 2018 में 30.8% तक पहुंचा है। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। स्कूल में प्रवेश की उम्र में बदलाव किया जा रहा है। 2018 में 5 वर्ष से कम उम्र के 25.6% बच्चे पहली कक्षा में थे, जो अब घटकर 16.7% रह गए हैं। इससे शिक्षा अधिक स्थिर और प्रभावी हो रही है। शिक्षा में सुधार भी हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है। महामारी के प्रभाव अब कम हो रहे हैं और बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर हुई है। बेहतर नीतियों से शिक्षा में सुधार संभव हुआ है। डिजिटल साक्षरता और शिक्षा में बदलाव हुआ है। डिजिटल शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन स्मार्टफोन का शैक्षिक उपयोग सीमित है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। सरकार को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन देखें तो कोविड-19 के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन अब निजी स्कूलों की रुझान बढ़ा है। ठीक है, ये तो वही है, रिपीट हो गया है, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। M23 गुट का संबंध किस देश से है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, नाइजर, केन्या। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी व्याख्या को देखें तो 27 जनवरी 2025 को विद्रोही गुट M23 ने मोगा शहर पर कब्जा करने का दावा किया। तो ये गुट है M23, जैसे हमास गुट था, ठीक है, वैसे ही M23 गुट है, ये मोगा शहर में कब्जा करने का दावा किया है। इस संघर्ष में पड़ोसी देश रवांडा की अहम भूमिका बताई जा रही है। तो M23 की सहायता कौन कर रहा है? रवांडा, ठीक है, जो इन विद्रोहियों का समर्थन करता है। मोगा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जिसकी अनुमानित कीमत $24 ट्रिलियन से भी अधिक है। अब ये हैं कौन M23 विद्रोही? कौन हैं ये? M23 मुख्य रूप से तुत्सी जातीय गुट का विद्रोही संगठन है। तो तुत्सी जाति, तुत्सी जाति के विद्रोही गुट हैं। ये कौन है? तुत्सी जाति के M23 वाले हैं, ठीक है, जिसे रवांडा सरकार समर्थन दे रही है। तो समर्थन कौन दे रहा है? रवांडा दे रहा है। 1994 रवांडा नरसंहार के दौरान हुत्तू चरमपंथियों ने 5-10 लाख तुत्सी और उदारवादी हुत्तू लोगों की हत्या कर दी थी। तो इन्होंने क्या किया था? हुत्तू जो है, हुत्तू चरमपंथी है,
तो इसकी हत्या कर दी थी किसने? तुत्सी ने। इसके जवाब में रवांडा की तुत्सी नेतृत्व वाली सेना ने हुत्तू चरमपंथियों को खदेड़ा था। यानी हुत्तू ने जो है हत्या की थी तुत्सी की, ठीक है। तो इसने जो है हुत्तू को खदेड़ा था, ठीक है। लेकिन कई हुत्तू लोग कांगो में भाग गए थे। M23 विद्रोही खुद को रवांडा मूल के तुत्सी और कांगोली तुत्सी समुदाय के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। आलोचकों का मानना है कि M23 का असली मकसद पूर्वी कांगो पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना है। अब ये जो है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हो रही है, और हुत्तू की बात हो रही है, और तुत्सी की बात हो रही है। इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो 1996 में से 2003 के बीच पूर्वी कांगो में संघर्ष इतना भयानक था कि इसे अफ्रीका का विश्व युद्ध कहा गया था। इस संघर्ष में लगभग 60 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 2012 में M23 ने कांगो सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। 2022 से M23 जो है फिर से सक्रिय हो गया। अब उसने गोमा पर कब्जा कर लिया है। क्या कांगो में नया गृह युद्ध छिड़ सकता है? तो मोगा पर कब्जा करने से पहले ही पूर्वी कांगो अशांत क्षेत्र रहा है। M23 के बढ़ते प्रभाव से मानवीय संकट और भी गहरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियां इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि यह संघर्ष स्थानीय हिंसा से आगे बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट में से एक है, जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई। ये कलारीपट्टू के बारे में है, इसे छोड़ देते हैं। कलारीपट्टू के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। चूँकि आज जो है बहुत ही लंबा सेशन हो गया है, तो हम जो है यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर कलारीपट्टू के बारे में हमें बताना था, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट में समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हम यहीं पर रोकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चैनल से जुड़ने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।